एक ऐसा खुलासा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रईसी के आखिरी 1.5 सेकंड, क्या हुआ इस आखिरी 1.5 सेकंड में आपको बताएंगे। रईसी हेलीकॉप्टर हादसे पर यह सबसे नया खुलासा है। आपको बता दें कि रईसी के काफिले में शामिल 2 हेलीकॉप्टर के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, खराब मौसम की जानकारी नहीं थी। रईसी के हेलीकॉप्टर को कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई कि खराब मौसम है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। मौसम साफ था, अलर्ट नहीं था, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। हादसे की जगह पर कोहरा नहीं था। उड़ान के 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर ने चेतावनी दी है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रईसी के हेलीकॉप्टर ने बादल के ऊपर चलने के निर्देश दिए थे। गायब होने से 1.5 सेकंड पहले रईसी के हेलीकॉप्टर से अलर्ट मिला था। गायब होने के बाद रईसी के हेलीकॉप्टर में सवार सिर्फ एक आदमी से संपर्क हुआ था। हेलीकॉप्टर में सवार आयतुल्लाह ने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। और आपको बताते हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई है, जो शक जताया जा रहा था वो पुख्ता होता जा रहा है। इस रिपोर्ट में इस पूरे हादसे में 1.5 सेकंड का हिसाब नहीं मिल रहा है। इसी 1.5 सेकंड में रईसी की मौत का रहस्य छिपा हुआ है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि प्राथमिक रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, साथ ही हादसे से ठीक पहले 1.5 सेकंड में क्या कुछ हुआ उसकी भी जानकारी आपको आइए जल्दी से दे देते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ है। प्राथमिक रिपोर्ट में मौसम साफ था, खराब मौसम की कोई चेतावनी नहीं थी। उड़ान के आधे घंटे बाद बादल का टुकड़ा दिखा, लेकिन किसी तरह का कोहरा नहीं था, महज जमीन पर कोहरा मौजूद था। अब उस जो 1.5 सेकंड में क्या कुछ हुआ आपको बताने जा रहे हैं। 19 मई को 1 बजे हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया। 45 मिनट बाद रईसी के पायलट ने चेतावनी दी। अन्य 2 हेलीकॉप्टरों को बादलों के ऊपर चलने के निर्देश दिए। हादसे से 1.5 सेकंड पहले अलर्ट दिया गया, यानी 1.5 सेकंड का हिसाब नहीं है। तो यानी मौसम खराब था, न कोहरा था, लेकिन फिर भी ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। इस हेलीकॉप्टर हादसे के चश्मदीद ने क्या गवाही दी है, अब आपको वो बताते हैं। हेलीकॉप्टर गिरा और जो चश्मदीद ने कहा है, अन्य 2 हेलीकॉप्टरों ने पूरे इलाके में चक्कर लगाए। अचानक गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर, यानी जो कॉन्वॉय में से अचानक से जिस हेलीकॉप्टर में रईसी बैठे हुए थे वो हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी बड़े खुलासे के साथ। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुमित, आपका रुख कर रही हूं। सुमित, आपके पास आऊंगी। मनीष के पास कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। मनीष, क्या इस वक्त खुलासा हुआ इससे जुड़ा हुआ? बात यह है कि सवाल यह है कि क्या रईसी की हत्या हुई थी, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। मौसम साफ था, कोहरे का सवाल ही नहीं था, तो आखिरकार समस्या क्या आई? उस दिन जो कुछ हुआ वो 1.5 सेकंड के बाद ही हुआ। 4 विंडो में इस पूरे सनसनीखेज खुलासे को आपको रखने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 सेकंड के बाद जो कुछ भी हुआ, जब आखिरी बार अलर्ट भेजा गया था, वो देखिए सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मर्डर थ्योरी लगभग कंफर्म हो गई है। मौसम साफ था, ये कहा गया है। सवाल ये कि फिर क्रैश हुआ तो फिर हुआ कैसे? हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1.5 सेकंड का आखिरी कन्वर्सेशन था, पहली रिपोर्ट आ गई है, मौसम साफ था, कोई अलर्ट नहीं था, फिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल विपिन, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस प्राइमरी रिपोर्ट में दिए गए। सबसे पहले 2 फैक्ट जो लगातार इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद क्लियर हुए। पहला फैक्ट ये है कि क्या मौसम खराब होने की जानकारी टीम को पहले थी, वो इससे पूरी तरीके से रूल आउट हो गया है। वो इससे पहले पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि ऐसी कोई जानकारी टीम्स को नहीं थी। मौसम साफ था। लगातार हेलीकॉप्टर ने जब 1 बजे करीब अजरबैजान से टेक ऑफ किया, उसके 45 मिनट तक साफ था और उसके बाद 45 मिनट के बाद पहली बार जो रईसी के पायलट्स थे उन्होंने जानकारी दी बाकी 2 पायलट्स को कि देखिए कुछ जगह पैचेस हैं, आप हाइट ले लीजिए हेलीकॉप्टर की ताकि आप बादलों के ऊपर से लेके आगे निकल जाएं। और ये कहने के बाद 1.5 सेकंड के बाद
महज 1.5 सेकंड के बाद में फिर वो हेलीकॉप्टर गायब हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था इस पूरी खबर में कि आखिरकार जो हेलीकॉप्टर दो थे, आखिरकार वो उस इलाके में क्यों नहीं पहुंचे, क्या वो कम्युनिकेशन में थे? तो इसकी भी जानकारी लगातार अधिकारियों द्वारा दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम जानकारी में थे, हमने जब 1.5 सेकंड के बाद तक कोई वो नहीं हुआ तो हम वापस गए और हमने उस इलाके के कई बार चक्कर लगाए, हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की और तरबेज के जो लगातार जो आप कह सकते हैं कि उनके वो थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई और उन्होंने ही कई बार संपर्क करने के बाद ये बात कही कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उनको नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन वो पेड़ों के बीच में है और इस इलाके के बारे जानकारी वो नहीं। महज कुछ सेकंडों की उनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कट गया। तो ये कई फैक्ट्स हैं जो लगातार अब प्राइमरीली जो आप कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है उसमें दिया गया, और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये वो अधिकारियों ने दी है जो बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स में मौजूद थे। तो ये निश्चित तौर पर कई फैक्ट्स को क्लियर करता है और कई फैक्ट्स को रूल आउट भी करता है। कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिरी 1.5 सेकंड में हुआ क्या बातचीत हुई, और क्या अगर ये रिपोर्ट सामने आई है तो क्या मर्डर थ्योरी कंफर्म होती है? सुमित, आपके पास आऊंगी, मनीष भी हमारे साथ हैं। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, रईसी की मौत पर सनसनीखेज दावा सामने आया है। रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ का खुलासा हुआ है। गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा है कि जहां हादसा हुआ वहां कोहरा नहीं था। जब हम हेलीकॉप्टर में थे, मौसम बिल्कुल साफ था, पूरी तरह से धूप खिली थी, सब कुछ अच्छा था, मौसम में कोई बड़ा बदलाव जैसा कुछ नहीं था। हमारे हेलीकॉप्टर बादलों के ऊपर चढ़ गए। हम हेलीकॉप्टर नंबर 3 थे। हमारे बीच में राष्ट्रपति को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था और सामने एक और हेलीकॉप्टर था। जब हम बादलों के ऊपर थे, लगभग 30 सेकंड तक मार्ग पर चलने के बाद हमारे पायलट ने देखा कि मुख्य हेलीकॉप्टर हमारे साथ नहीं था। हमारा एक हेलीकॉप्टर नहीं आया। हमें लगा कि उसने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी क्योंकि हमारा रेडियो संपर्क टूट चुका था, और जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इब्राहिम रईसी के जो चीफ ऑफ स्टाफ रहे, उनकी तरफ से ये हाले बयान की घटना के वक्त क्या हुआ, कैसे रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। मनीष हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, ये तो सवाल पहले दिन से था कि कॉन्वॉय के बाकी हेलीकॉप्टर वापस लौट जाते हैं सही सलामत, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर अटक जाता है, और अब तो ये जानकारी है कि कोहरा भी नहीं था, मौसम खराब भी नहीं था। बिल्कुल, देखिए, ये दुर्घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि बाकी 3 में से जो 2 हेलीकॉप्टर थे, उसके पायलट, उस पर हेलीकॉप्टर पर सवार जो मंत्री, वो उस पर हेलीकॉप्टर पर सवार जो अधिकारी थे, अब जांच के दौरान जब उनका स्टेटमेंट आ रहा है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो वो साफ तौर पर बता पा रहे क्या कि खराब नहीं था। उन्होंने बताया कि रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहीं से उनके हेलीकॉप्टर में, मान लीजिए अगर किसी का हेलीकॉप्टर खराब होता तो वो दूसरे पायलट को बताता, दूसरे हेलीकॉप्टर को, कि हमारे हेलीकॉप्टर में ये खराबी आ रही है, मुझे दिक्कत आ रही है। वो भी बताने का समय नहीं मिला, यानी अचानक कुछ हुआ। वो जो 1-1.5 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, वो अचानक हुआ, यानी हो सकता है इंटरनल ब्लास्ट हो गया हो या उस पर टारगेट किया हो। तो एक बात साफ है कि ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। इस तरफ ये ज्यादातर इशारा कर रही है, और अगर ये साजिश है तो फिर इसके खतरनाक संकेत हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में फिर ईरान इजराइल को या अमेरिका को या इस तरह किसी देश को कसूरवार ठहराएगा, जिसके वजह से दिक्कत आएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे लोग हैं, उनके पास बयान लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पहली बार एक ऐसा हेलीकॉप्टर क्रैश आया है जिसके चश्मदीद हैं, जिसके लिए लोग हैं जो बता सकते हैं। तो केवल टेक्निकल एविडेंस ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन एविडेंस भी है। वो पायलट जो दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो अधिकारी, वो मंत्री जो दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार थे, कम से कम 10-15 लोगों की गवाही है कि मौसम ठीक था। वो 10-15 लोगों की गवाही है कि रईसी के हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं आई थी, यानी या तो उसे अटैक किया गया या उसे ब्लास्ट किया गया। इस तरह की बातें लग रही है, जो आने वाले समय में उसका भी खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए इसे हत्या कुछ लोग करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। आज शाम थम जाएगा 6वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 25 मई को 6वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। 7 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान।
छठे चरण में प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी सियासी दलों के स्टार कैंपेनर चुनाव अभियान में पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव आयोग भी छठे चरण की वोटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। छठे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। छठे चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई फिल्मी सितारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। छठे फेज में सुल्तानपुर से मेनका गांधी, करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ, अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती, गुरुग्राम से राज बब्बर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी जैसे दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 889 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण की वोटिंग के साथ ही 485 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम ने हमेशा से पिछड़ों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी या फिर मनमोहन सिंह की सरकार हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम is aligned against lower castes। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को राजनीतिक मुद्दा दे दिया। मैंने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया ब्लॉक पर लोगों के हक को मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो वो लोगों के बैंक खाते बंद करा देगी, घर के नल की टोटी भी खोलकर ले भागेगी। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। कांग्रेस ने पीएम के बयान पर चुटकी ली है। ये क्या हो गया है मोदी जी को? और यकीन जानिए, मुझे मोदी जी की वाकई चिंता होने लगी है, क्योंकि ये हार की हताशा से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई समस्या है। समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि वो अगली बात क्या कहेंगे। क्या वो कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच ले लेंगे? एक बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी भी अंततोगत्वा ये स्वीकार रहे हैं कि इंडिया वाले आ रहे हैं। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन के घटक दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए शैक्षिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा गया। पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया।
इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार को करारा तमाचा है। आरक्षण को लेकर तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर बार कर रही है। और करीब 15 सालों से पश्चिम बंगाल में जारी मुसलमानों के आरक्षण को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानने से ही इनकार कर दिया। আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद सियासत गर्म हो गई है। दरअसल 2010 से 2024 तक जारी लाखों प्रमाण पत्र पर कोलकाता हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चिंता जताई है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अब तक जेल में होने को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला, और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आज स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होने वाली है। दिल्ली पुलिस आज 11:30 बजे पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल के माता पिता से। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में सवाल जवाब होंगे। आम आदमी पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और माता पिता से मुलाकात की थी, फिर ड्राइंग रूम में वापस आई। खबर है कि इस आधार पर पुलिस उनके भी बयान लेना चाहती है। परिवार के लोगों से महिला जांच अधिकारी ने वक्त भी मांगा है। इस कानूनी प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं।
अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नोटिस भेजकर बुलाया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको अपमानित करने की योजना बनाई है, उनके बूढ़े माँ बाप को तंग करने की, परेशान करने की एक ऐसी कोशिश की है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इधर देर शाम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक शख्स अंदर घुस आया। पुलिस बुलाई गई। दफ्तर में मौजूद लोगों का दावा है कि पिछले दिनों पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर सीएम केजरीवाल को धमकी देने वाला अंकित गोयल दफ्तर में दाखिल हुआ। इसके बाद पार्टी ने पुलिस बुलाई। पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि कल दोपहर ही अंकित गोयल को 30 हजारी कोर्ट से जमानत मिली थी। वहीं बिहार के सारण में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। दो पक्षों के बीच हिंसा के बाद सियासत जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। सारण में मंगलवार को दो पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद तनाव बना हुआ है। अफवाहों पर लगाम कसने के लिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। इस मामले पर कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। भैया 15-20 हथियार आए कहाँ से? जब एक दिन पहले चुनाव हुआ तो 15-20 हथियार वहाँ कहाँ से आए? सर आपकी डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं? सरकार कैसी कार्रवाई करे इसमें? सारे गुंडे के लाइसेंस रद्द हो, 302 का मुकदमा सब पर लागू हो, किया जाए। जो लोग इन्वॉल्व है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, जो भी कानून को हाथ में लिया है दोनों पक्ष के लोग। बहरहाल सारण में इस घटना के बाद छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी ने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के साथ बुरा बर्ताव किया। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए वहां से निकलना पड़ा था, लेकिन मंगलवार की सुबह नए सिरे से विवाद बढ़ा, जिसके बाद गोलीबारी हुई। 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई। और छठे चरण के मतदान से पहले हरियाणा में राहुल गांधी का नया अंदाज दिखाई दिया। पंचकुला में राहुल गांधी एक टेम्पो में सवार होते हुए दिखाई दिए। मेरे में और मोदी जी में ये फर्क है। तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने टेम्पो में सवार होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मेरे में और मोदी जी में ये फर्क है कि मोदी जी का टेम्पो अदानी जी के लिए चलता है, मेरा टेम्पो युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए चलता है। हेलो, कैसे? नमस्कार। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल कर देंगे। मोदी जी का टेम्पो जो है अदानी वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। इससे पहले पंचकुला में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की 90% आबादी को भागीदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने सवाल उठाया, ये कैसा भारत हम बना रहे हैं? 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। वहीं लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी का रांची में बिल्कुल नया अंदाज नजर आया। झारखंड की राजधानी रांची में प्रियंका गांधी स्थानीय लोक कलाकारों के साथ नृत्य करती हुई नजर आई। आप भी देखिए। तस्वीरें झारखंड के रांची की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने झारखंड का पारंपरिक नृत्य किया और आदिवासी समाज को खास संदेश देने की कोशिश की। वीडियो में प्रियंका गांधी पारंपरिक नृत्य करने वाली आदिवासी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाती दिखी। इससे पहले उन्होंने झारखंड के गोड्डा में कहा कि अगर बीजेपी को 400 सीट मिली तो संविधान को बदल दिया जाएगा। शुरू में इनके कुछ प्रत्याशियों ने ऐसा कह दिया अपने अपने संसदीय क्षेत्र में या जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां से ऐसा कह दिया कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल डालेंगे। ऐसी बातें 9-10 जगहों से इन्होंने कही। उसके बाद इनको लगा कि इसको कहने से, इतनी खुली तरह से कहने से शायद नुकसान ना हो जाए, तो मोदी जी चुनाव के मंचों पर आकर मना करने लगे कि नहीं नहीं, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती अंदर खाने बीजेपी की मदद कर रही हैं।
जहां अंदर महबूबा जी ने तकरीर। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की इंडिया ब्लॉक और पीएजीडी को लेकर उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया है कि उन्होंने कभी भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं किया। वो पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही हैं। जम्मू का इलेक्शन था जहां रमन भल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रोग्राम किए, मेरे बाकी साथियों ने वहां कैंपेन किया। मुझे एक जगह दिखाइए जहां महबूबा जी ने 5 मिनट के लिए वहां जाकर बीजेपी के खिलाफ तकरीर की हो। पिछले दिनों महबूबा ने इंडी गठबंधन का साथ क्यों दिया, इसे लेकर भी बयान दिया था। मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रही हूँ, मैंने कई बार कहा है, एक आइडियोलॉजी की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी अकेले इस वक्त एक लीडर है जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा तो आपके और मेरे राइट्स कुछ नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले आया अब्दुल्ला का ये बयान कितना फायदा या नुकसान पहुंचाएगा, देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल अस्पताल के जनरल वार्ड में उस समय तमाम मरीज और उनके तीमारदार सन्न रह गए जब पुलिस की जीप वार्ड के अंदर घुस गई। ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग अफसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। जीप लेकर पुलिस इमारत की 4थी मंजिल तक पहुंच गई और छेड़छाड़ के आरोपी को अरेस्ट कर लिया। और तस्वीरें देखिए, ये उस ऋषिकेश एम्स के जनरल वार्ड की तस्वीरें हैं जिसमें उत्तराखंड की पुलिस अपनी बोलेरो जीप के साथ अंदर घुस गई। आरोप था कि एक वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की थी, उसकी अरेस्टिंग करनी थी, लिहाजा पुलिसकर्मी पैदल नहीं चलना चाहते थे। 4थे मंजिल तक इस पुलिस जीप को लेकर पहुंच गए और बाद में उस वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुणे हिट एंड रन केस के बाद अब मालिकों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पुणे में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई खबरें दिखाए जाने के बाद दबाव में हुई है? तस्वीरें पुणे नगर पालिका के कल्याणी नगर इलाके में पबों पर हुए बुलडोजर एक्शन की है। यही वो इलाका है जहां पब में शराब पीने के बाद एक रईसजादे ने पोर्शे कार से 2 इंजीनियरों को कुचल दिया था। अब यहीं के कोरेगांव इलाके में वाटर्स और ओरेला पब पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दोनों पबों को जमींदोज कर दिया गया। आरोप लग रहे हैं कि दोनों पब अवैध थे, नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए पुणे नगर पालिका ने सख्त एक्शन लिया। पब हो गए और फिलहाल कार्रवाई चल रही है। कोरेगांव पार्क में चल रही है, कल्याण नगर में चल रही है, मुंडवा में चल रही है और घोरपड़ी में भी चल रही है। दावा वाजिब है, अगर अवैध निर्माण है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों पब अवैध थे तो ये कार्रवाई पोर्शे कांड से पहले क्यों नहीं की गई? क्या लीपापोती में पब मालिकों को बुलडोजर की सजा दी गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब इस घटना ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, सरकार से लेकर सिस्टम तक घेरे में आ गया, तब आनन फानन में बुलडोजर से पब गिराया जाना मामले पर लीपापोती की तरह लग रहा है। और पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के बालिग होने पर फैसला नहीं हो सका। उसे 5 जून तक फिलहाल चिल्ड्रन रिमांड होम भेजा गया है। नाबालिग आरोपी की रिमांड के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला दे सकता है कि नाबालिग पर बालिग की तरह केस चलेगा या नहीं। बोर्ड ने आरोपी की जमानत भी रद्द कर दी है और नाबालिग आरोपी को 5 जून तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। पुलिस ने आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की इजाजत मांगी है। पुलिस के मुताबिक उसकी उम्र 17 साल 8 महीने हो चुकी है। दरअसल बोर्ड ने रविवार को दुर्घटना के कुछ घंटों बाद नाबालिग को जमानत दे दी थी और सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। इसके बाद लोगों ने इस फैसले की जमकर आलोचना की थी, तो इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार करने से पहले जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया था, तो उसने शिरडी में होने की बात कहकर पुलिस को गुमराह किया, जबकि वास्तव में वो औरंगाबाद में मौजूद था। वहीं गिरफ्तारी के बाद जब पेशी के लिए उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब पुलिस वैन के अंदर उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई। पुणे के ही एक संगठन के कार्यकर्ता बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान स्याही फेंकी गई। पुलिस ने संगठन के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है। और बाबा केदारनाथ के दरबार में इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तस्वीरें केदारनाथ धाम यात्रा की हैं। सीतापुर से सोनप्रयाग तक श्रद्धालुओं की कतार लगी है। अब केदारनाथ धाम 24 घंटे में 20 घंटे तक खोला जाएगा, यानी अब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है।
इस फैसले की वजह से बाबा केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भक्ति जो हर दिन नए कीर्तिमान बना रही है। यात्रा की शुरुआती 11 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और 20 मई को सबसे ज्यादा 37,840 लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई है। सारी व्यवस्था एकदम बढ़िया है। हर 100 मीटर पे जो है पानी पीने की सुविधा और सारी सुविधाएं, साफ सफाई एकदम बढ़िया अच्छे से है और जो है बहुत अच्छा लगा जो है यहाँ का वातावरण, सिस्टम। पिछले वर्ष 2023 में यात्रा शुरू होने के पहले 14 दिन में 1,80,000 भक्त पहुंचे थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। इस बार शुरू के 11 दिन में ही 3,19,000 लोगों ने केदारनाथ धाम जाकर अपना मत्था टेका है। पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ को लेकर लोगों के मन में भक्ति वाला सैलाब रिकॉर्ड स्तर पर उमड़ा है और बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अगली खबर मैक्सिको से, जहां पर एक रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रैली के दौरान मंच टूटा जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रैली में मंच टूटने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये एक बड़ी रैली थी, उसी दौरान ये मंच टूटा है और इस मंच के टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई। और फिर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब 2 तस्वीरें आपके सामने, कैसे ये मंच टूटा और मंच टूटने से पहले की तस्वीर देखिए, कैसे उस समय अफरा तफरी का माहौल, भगदड़ मच गई और परफॉर्म कर रहे लोग वहां पर जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। 4 लोगों की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल और ये एक बड़ी रैली मैक्सिको में थी।